वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपनी मॉर्निंग की क्लास में एज यूजुअल डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी की एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी कंप्लीट कर ली है, जिसमें 4 चैप्टर में हमने डिवाइड किया था, जिसमें हमने विस्तार से इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज और जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में इलैबोरेटली डिस्कस किया था। तो हमने स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आते हैं, इनके बारे में जाना था। उसके बाद हमने डिफरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम्स और जिन आधारों पर किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कैटेगराइज किया जा सकता है उनके बारे में देखा था। और इस दौरान हमने मोनार्किकल सिस्टम, थियोक्रेटिकल सिस्टम, डिक्टेटोरियल सिस्टम और डेमोक्रेसी के साथ साथ ओलिगार्की और एरिस्टोक्रेसी जैसे टर्म्स के बारे में जानकारी ली थी। इसके अलावा हमने इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जानने के क्रम में अर्थशास्त्र और हम्मुराबी संहिता से होते हुए 1688 के ब्लडलेस रिवॉल्यूशन विच हैपेंड इन इंग्लैंड और 1776 के अमेरिकन रिवॉल्यूशन और 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी जाना था, जहां से आज के समय के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी के हमें बीज मिले थे, जहां से शुरुआत हुई थी इस तरह के सिस्टम्स को बनाने की। तो इट इज़ अ पीरियड जहां से पुराने सिस्टम से हम नए सिस्टम की तरफ बढ़े। इसके अलावा हमने डेमोक्रेसी के भी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में समझा था और अलग अलग एस्पेक्ट्स के आधार पर कितने टाइप की डेमोक्रेसीज हो सकती हैं, जिनमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और पार्टीज के आधार पर सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी, 2 पार्टी डेमोक्रेसी एंड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में जाना था। ये सभी इंट्रोडक्टरी सेगमेंट्स कंप्लीट होने के बाद हम बढ़े थे अपने नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनकी तरफ, और हमने सीधे सीधे अब कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया था। इसमें सबसे पहले हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है उसके बारे में जाना था, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ और उनकी क्या प्रोसीडिंग्स हुई, इसकी तरफ हम बढ़ चले थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी पिछली क्लास को आप देख सकते हैं, और इंडियन पॉलिटी को लगातार हम इसी तरह से कवर करेंगे। तो आप हमारी पिछली क्लासेस से नॉलेज लेते हुए आगे की जो क्लासेस हैं उनके ठीक से समझ विकसित कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानने के क्रम में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री की वो बॉडी होती है जिसमें किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का गठन किया जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव, उसके प्रोविजंस और उसमें लिखी जाने वाली लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती है और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कार्य सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही नहीं बल्कि उसे अडॉप्ट करना भी होता है, यानी कि किसी भी देश के नागरिकों के बिहाफ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उस देश के संविधान को लागू करती है उस देश में। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रक्रिया है इंडिया में, उसकी शुरुआत होती है जुलाई-अगस्त 1946 के टाइम पे, और इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ था ये हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें हमने बैकग्राउंड समझा था कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी समय समय पर ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग करते थे एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि रिलेक्टेंसी थी ब्रिटिश एम्पायर की, वो भी दूर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें 1942 का क्रिप्स मिशन प्लान, जो कि मुस्लिम लीग की 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड के आधार पर रिजेक्ट हो जाता है, और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स इंडिया के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की प्रक्रिया और किस प्रकार से देश को आज़ाद करना है उसकी रूपरेखा तय करने के लिए डिस्कशन करते हैं।
यहाँ भी मुस्लिम लीग की 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मगर जो कैबिनेट मिशन है वो एग्री कर जाता है कि कम्युनल ग्राउंड्स पर अगर इलेक्शन होगा तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और इस मांग को मुस्लिम लीग कुछ हद तक मान लेती है। और इसके आधार पर नवंबर 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है, जिसमें 389 सीट्स अलॉट होती हैं, जिनमें 296 केम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। 296 सीट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है फ्रॉम द स्टेट असेंबलीज, और प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशंस होता है, कोई इलेक्शन नहीं होता। प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स अपनी प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलॉटेड सीट्स के लिए मेंबर्स को नॉमिनेट करके भेजते हैं। इसका आधार था एवरी 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट का अलॉटमेंट पूरे देश में, और कम्युनल बेसिस पर यानी कि मुस्लिम, सिख एंड रिमेनिंग अदर्स की कैटेगरी बनाकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देते हुए सीट्स का अलॉटमेंट किया जाना था। और इनमें चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर किया जाना था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो वर्ड हिंदी में यूज होता है उसको कहते हैं आनुपातिक, यानी कि बराबर अनुपात में प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के लिए जो वर्ड यूज होता है हिंदी में वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इस आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता है, और हम देखते हैं कि जब वोटिंग होती है पूरे स्टेट असेंबली से तो कांग्रेस 208 सीट्स जीतकर आती है अमंग 296 सीट्स। मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 सीट्स, और रीजनल और स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्टीज प्राप्त करती हैं 93 सीट्स। जहां तक सवाल है, स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट पार्टीज गेन करती हैं 15 सीट्स। जहां तक सवाल है प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स का, तो इनिशियली इन्हें खाली छोड़ा जाता है बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इस पूरी प्रक्रिया से खुद को अनुपस्थित यानी कि एब्सटेन करते हैं। बट हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट से भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इतनी सारी बातें होने पर पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑन 9 दिसंबर 1946, और इसमें टोटल 211 मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। प्रिंसली स्टेट के मेंबर इस पहली मीटिंग में टेक पार्ट नहीं लेते हैं, और सिमिलरली मुस्लिम लीग भी इस पूरी प्रोसेस का बॉयकॉट करती है, बिकॉज अब वो मुखर होकर एक अलग पाकिस्तान की मांग करने लग रही है। आफ्टर दैट जब 211 मेंबर्स के साथ पहली मीटिंग की जाती है, तो उस पहली मीटिंग में जो सीनियर मोस्ट पर्सन है अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनमें जो सीनियर मोस्ट हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें फिलहाल के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और फिर 11 दिसंबर 1946 आते आते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक इलेक्शन होता है फॉर द अपकमिंग, या फिर जो स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके लिए। और आफ्टर द इलेक्शन सभी लोग सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसे दिमाग में रखना होगा, और बार बार रिवीजन करने पर हमें ये ठीक से याद भी हो जाएगी। फिर 13 दिसंबर की तारीख आती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, ये पेश करते हैं। ये एक खाका है, एक ड्राफ्ट है, आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा
उसके क्या मूल्य होंगे, वो किस ऑब्जेक्टिव के आधार पर बनाया जाएगा। तो यहाँ तक की बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और उसमें क्या बातें लिखी गई थी, उनको ठीक से समझ लेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which passed by the assembly on 22nd January 1947 follows in brief, यानी कि समरी के तौर पर अगर हम कुछ पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की खास बातों को डिस्कस करें तो उसमें पहली बात है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता था कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो घोषित करेगा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के तौर पे। स्वतंत्र इस अर्थ में कि अब वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन नहीं रहेगा, सॉवरन इस अर्थ में कि अपने सभी निर्णय भारत स्वयं लेगा और इसके लिए उसे किसी बाहरी शक्ति जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था उसके निर्णय या उसकी मंशा को जानने की जरूरत नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकेगा। दिस इज कॉल्ड संप्रभुता और सोवरेनिटी। के बाद हमने ये घोषित किया था कि भारत का जो ढांचा होगा वो एक गणराज्य के आधार पर होगा। गणराज्य में गण का मतलब होता है लोग और राज्य का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट। तो लोगों के द्वारा बनाया गया एक स्टेट होगा। इसका जो डेफिनेशन होती है उसमें हम ये समझते हैं कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है किसी भी रिपब्लिक में, वो हेड ऑफ द स्टेट जनता के द्वारा चुना जाता है विथ अ प्रॉपर इलेक्शन। एक इलेक्शन होगा जिसमें जनता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज करेगी अपने हेड ऑफ द स्टेट को। और ये जो पोस्ट है हेड ऑफ द स्टेट की, ये हेरिडिटरी नहीं होगी, यानी कि किसी एक परिवार का कोई व्यक्ति यदि हेड ऑफ द स्टेट बनता है तो फिर उसके परिवार का दूसरा व्यक्ति लाजमी नहीं है कि वो भी हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। किसी भी व्यक्ति को, भले ही वो उसी व्यक्ति के परिवार का सदस्य क्यों ना हो, तो यदि उसे हेड ऑफ द स्टेट बनना है तो उसे भी उसी प्रोसेस से यानी कि इलेक्शंस के थ्रू ही बनना होगा। एंड जो हेड ऑफ द स्टेट की जो पोस्ट है वो टाइम बाउंड रहेगी एक व्यक्ति के लिए, यानी कि उसका एक कार्यकाल होगा। जैसा कि हमारे देश में हम राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं और उनका कार्यकाल होता है 5 साल का। हर 5 साल में एक इलेक्शन होता है। जैसा कि पिछले महीनों में हमने देखा कि देश ने नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया और इस प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में विस्तार से। यहाँ पर गणराज्य समझने के क्रम में हमें ये समझ में आता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पीरियोडिक होता है, टाइम टू टाइम होता है। तो योगिता गौतम अटेंडेड द चैट एंड he deleted some message. It's okay. दूसरी बात जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहता है वो कहता है कि जो इंडियन सोवरेनिटी होगी, यानी कि जो भारतीय संप्रभुता है, उसका सोर्स पीपल ऑफ इंडिया होंगे। भारत अपने निर्णय स्वयं लेगा बिना किसी बाहरी देश की दखल अंदाजी के, और ये जो निर्णय भारत लेगा इसका जो सोर्स है, ये निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भारत के लोगों में निहित है। यानी कि जो भारत के डिसीजन है वो इसके देश के लोगों के डिसीजन है। इन डिसीजंस को लेने के लिए लोग अपने ही बीच से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो कार्य करेंगे भारत की एकता, अखंडता और डेवलपमेंट के लिए। और इन्हीं कार्यों को इनडायरेक्टली यानी कि डेलीगेट कर दिया गया है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच। इस तरीके से भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनेगी जो कि आज तक चल रही है। जितने भी नेता होते हैं जो इलेक्शन जीतते हैं वही देश के लिए कानून बनाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया और उन्हें एग्जीक्यूट भी करते हैं। तीसरी बात जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की थी वो थी, इन दिस रिपब्लिक एवरी सिटीजन विल हैव पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी। ये जो भारत देश बनेगा इसका संविधान इस बात की गारंटी देगा या इस बात की कोशिश करेगा कि इसके सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता मिलेगी। तो इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल इक्वालिटी, पहले ये समझते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है कि देश को चलाने की प्रक्रिया के लिए जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में सभी नागरिकों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी,
इक्वालिटी के बेसिस पर वो बनेगा। इसका मतलब है कि भारत में कोई भी भारत का नागरिक कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हुए यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हिस्सा ले सकता है। न सिर्फ वो उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है, बल्कि यदि वे चाहें तो रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए देश में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी हिस्सा ले सकते हैं और एग्जीक्यूटिव के तहत गवर्नमेंट का पार्ट भी बन सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर इंडिया में देखा जाता था कि कुछ खास तबके के लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिलते थे, लेकिन भारत ने एकदम प्रोग्रेसिव एक डिसीजन लेते हुए संपूर्ण भारत की जितनी भी एडल्ट पॉपुलेशन थी उन्हें वोट का अधिकार दिया था। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें सभी जो बालिग लोग हैं यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के या 18 वर्ष की उम्र के जितने भी व्यक्ति देश में रहते हैं, जो देश के नागरिक हैं, उन सभी को वोटिंग राइट्स हैं और इसमें किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं है। पुरुषों को भी वोटिंग का राइट है, महिलाओं को भी वोटिंग का राइट है, जो कि बड़े बड़े देशों में जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में भी काफ़ी बाद में, उस देश के इंडिपेंडेंस गेन करने के बहुत सालों बाद महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला था। लेकिन भारत इस सीन में जो उभर कर आता है वो है एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे, और वो शुरुआत में ही अपने सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दे देता है और साथ ही साथ उन्हें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हिस्सा बनने का भी मौका देता है। सो इट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ तक बात आती है इकोनॉमिकल इक्वालिटी की, तो उससे मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अपने किसी भी कार्य को करने के लिए जो कि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा या फिर देश की अर्थव्यवस्था में टेक पार्ट लेने के लिए भारतीय नागरिक स्वतंत्र हैं, सभी की समानता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी इकोनॉमिकल प्रोसेस में कोई भी काम धंधा अपना सकता है, अपना कार्य कर सकता है, पैसे कमा सकता है, उसके लिए किसी भी प्रकार से उसे बाधित नहीं किया जाएगा और सभी लोग इकोनॉमी में इक्वली टेक पार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिकल इक्वालिटी। और जहाँ तक बात आती है सोशल इक्वालिटी की, तो इसे ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत का इतिहास रहा है, भारत के इतिहास में हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जिनकी वजह से हमें जो कुरीतियाँ थी भारत के पुराने ट्रेडिशनली देश के समाज में जो थी, जिनमें हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था का एक स्वरूप जो शुरुआत में काम के आधार पर लोगों का डिवीजन था सोसाइटी में, वो धीरे धीरे जन्म के आधार पर डिवीजन होने लगा। तो वर्ण व्यवस्था कहा जाता था जिसे, जिसमें लोगों को अलग अलग वर्ण या जाति में बांटा जाता था। उस वर्ण व्यवस्था में कुछ दोष आ गए थे जिन्हें हम इस प्रकार से जानते हैं कि एक खास तबके के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें निम्न जाति का समझकर या फिर उन्हें निचले तबके का समझकर उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित किया जाता था, और ये बहुत सालों तक इस देश ने देखा। आज के समय में भी हम इसके कुछ अवशेष पाते हैं, कुछ कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब हमें लगता है कि समाज में इक्वालिटी नहीं है, हर व्यक्ति को एक समान समाज नहीं समझता है, बल्कि कुछ खास तबकों में उसे बांटा गया है। जहाँ तक बात आती है आर्थिक रूप से असमान होने की, तो ये इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है या फिर आर्थिक असमानता है, और ये कुछ हद तक इस पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं विद देयर एफर्ट, एंड कुछ लोग परिस्थितियों की वजह से या फिर अपने गलत डिसीजंस की वजह से आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं। तो रिच एंड पुअर का तो डिवीजन रहता ही है हर सोसाइटी में, बट अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स अगर किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर ही कमतर समझा जाए तो ये ऐसी चीज़ है जिसे हमें दूर करना जरूरी है, और इसे हम दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से समाज में जातियों में उच्च और निम्न तबके का जो स्वरूप था उस समय के भारत में, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहता है कि उस तरह के स्वरूप को हम नकारेंगे और हर व्यक्ति को, हर नागरिक को एक समान समझा जाएगा, भले ही वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, उसकी कोई भी जाति हो। तो इस आधार पर हमें सोशल इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है, ये उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन का। और आने वाले समय में जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ेंगे, उनमें हमें समझ में आएगा कि कैसे संविधान इस बात को निश्चित करने की कोशिश करता है कि सभी समाज के तबकों में एक समानता रहे, और इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होते हैं उन सभी कदमों को उठाने लायक
नियम या फिर आर्टिकल्स में जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में लिखा गया है। चौथी बात जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड आती है वो है ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये उसी से आगे की बात है कि अगर आप इक्वालिटी स्टेब्लिश करेंगे देश में, उस देश में जहां इनइक्वालिटी अभी मौजूद है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो। संविधान का उद्देश्य रहेगा कि हर नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार के भेदभाव होने पर उन्हें न्याय मिले। किस प्रकार का न्याय? तो वो न्याय है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इन सब बातों का ख्याल रखता है भारतीय संविधान, और ये शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जब हम तय करते हैं कि हम सभी देश के नागरिकों को न सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी देंगे, बल्कि गारंटी भी देंगे उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करने की। तो इन सभी आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है उनके साथ, और उन्हें जस्टिस देता है भारत का संविधान। उसमें लिखी गई बातें इस बात को एश्योर करती हैं। पांचवा पॉइंट आता है दे विल हैव। दे विल हैव का मतलब है कि जो भी भारत के नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स, दे विल हैव फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोबेशन, टू फॉलो और टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन और सेक्ट। यहाँ पर स्वतंत्रता देता है भारतीय संविधान देश के नागरिकों को सोचने की, विचार करने की और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है भारतीय संविधान। जब हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी फ्रीडम्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आर्यन प्रजापति सेइंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आर्यन। तो थॉट एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अभी मैं यहाँ पर उसकी एक खास बात बता दूं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट। पूर्ण रूप से हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। कुछ आधारों पर हमारे इस स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। यदि हमारे विचार या हमारी अभिव्यक्ति देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जाएगी तो उसे रोका जा सकता है। तो इस तरह से कुछ आधार निश्चित किए गए हैं जिनके आधार पर इन्हें रोका जाएगा। मगर एक सभ्य समाज में एक सभ्य तरीके से अपने विचारों को प्रकट करना, उनकी अभिव्यक्ति करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की जो फ्रीडम है वो मिलती है हर इंडियन सिटीजन को। इसके साथ ही उसे फ्रीडम मिलती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। और यहाँ पर फिर वही बात सामने आती है कि इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया जा सकता जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। जस्ट लाइक वी कैन से दैट कोई सेपरेटिस्ट आउटफिट है जो देश से अलग होने की मांग करता है एक खास जोग्राफिकल एरिया में। कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो देश से अलग होना चाहते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फ्रीडम हमारा संविधान नहीं देता है। हमारा संविधान उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाने की फ्रीडम देता है जो देश की एकता और अखंडता को बढ़ाएं या फिर किसी भी तबके के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के लिए काम करें। तो the freedom to organization is subject to some restriction. Similarly, the freedom to do any probation यानी कि कोई भी कार्य करने का जो चुनाव है वो व्यक्ति स्वयं अपने आधार पर कर सकता है। वो स्वतंत्र है किसी भी तरह का काम करने के लिए। और इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कह रहा है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन उसे स्वतंत्रता देगा कि वो कोई भी कार्य कर सके। और यहाँ पर फिर से वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। वो इस तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता जो देश के लिए खतरनाक हो या देश की एकता अखंडता के खिलाफ हो। देखिए जैसे नक्सलिज्म की जो समस्या है, हमारे देश में नक्सलवादी जो गतिविधियां होती हैं उनके काम देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है या उसके खिलाफ जाते हैं। So that's why we do not entertain or we do not give any freedom to the people who choose to work against the Indian
स्टेट, भारतीय राज्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता देश का संविधान नहीं देता है। लेकिन अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, किसी भी तरीके से अपने उन्नति के लिए कार्य करने हैं, तो आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी भारत में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा टर्म है टू फॉलो एंड टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन और सेक्ट। इसे हम धार्मिक स्वतंत्रता के तहत पढ़ते हैं, और ये सारे के सारे जो फ्रीडम है इनका डिस्कशन होगा मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में। टू फॉलो और टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन में हम न सिर्फ इस बात की स्वतंत्रता देते हैं अपने नागरिकों को कि वो किसी भी धर्म को अपनाएं, ये उनका अपना निजी मामला है। किसी भी धर्म को अपनाना, और यदि उस व्यक्ति के विचार में कोई भी धर्म अपनाना जरूरी नहीं है तो उसे नहीं अपनाने की भी स्वतंत्रता है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको कोई धर्म फॉलो ही करना है। यदि आप किसी भी धर्म के नहीं हैं तब भी आपको फ्रीडम है इस देश में। और ख़ास तौर पे हमने एक व्यक्ति या एक महिला का भी एक मुद्दा देखा था जिसे काफ़ी लंबे समय की लड़ाई के बाद नो कास्ट एंड नो रिलीजन सर्टिफिकेट दिया गया। उनकी जिद थी कि वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, वो एक इंडिविजुअल हैं और इस तरह से वो इंडिविजुअली विदाउट एनी कास्ट एंड रिलीजन रहना चाहती हैं। उनकी पहचान किसी भी धर्म या जाति के आधार पर ना हो। और हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम किसी भी तरह की कोई फॉर्म भरेंगे या किसी भी कोई भी ऑफिशियल वर्क करते हैं तो उसमें हमें मेंशन करना होता है अक्सर अपनी जाति को या कभी कभी अपने धर्म को भी। तो इस आधार पर उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इस तरह के जो सेगमेंट है उनको फुलफिल नहीं करती हैं, वो किसी भी कास्ट कैटेगरी में खुद को नहीं मानती हैं, तो इसलिए वो किसी कास्ट में अपने को नहीं शामिल करेंगी। इस वजह से उन्हें दिक्कतें आती थी अपने कुछ ऑफिशियल वर्क करने में, या किसी भी तरह का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको अपनी कास्ट के बारे में मेंशन करना हो तो वो नहीं कर पा रही थी। इस लड़ाई को लड़ते हुए आखिरकार उन्हें नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट मिला। और समय के साथ हम पाएंगे कि जितने भी हम फॉर्म भरते हैं, कोई भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, उसमें एक क्लॉज ये भी होगा कि नो कास्ट, अगर आप किसी कास्ट से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये सब बात आती है फ्रीडम की, और भारत का संविधान का उद्देश्य था कि इस तरह की चीजें वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा। और छठी बात आती है जो कहती है कि देयर विल बी safety measures taken for the interest of minorities, scheduled castes and backward classes। भारत का संविधान इस बात का भी ख्याल रखता है कि जो किसी भी आधार पर अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, इस आधार पर, वो आधार भाषा का आधार हो सकता है, वो आधार रिलीजन का आधार हो सकता है, यानी कि धार्मिक रूप से पूरे देश की जो पॉपुलेशन है उसमें जो रेशियो है एक खास धर्म के लोगों का, अगर वो कम है तो उसे रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है। और अगर भाषा के आधार पर किसी खास क्षेत्र में एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है इन कंपैरिजन टू दूसरी भाषा बोलने वालों की, तो उन्हें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया जाता है। इस तरह की जो माइनॉरिटीज़ हैं अलग अलग कैटेगरी के आधार पर उनके, और जो कि संविधान ने एक जो कास्ट थी जिनके साथ हिस्टोरिकली कुछ भेदभाव किया जाता था, उन्हें एक दर्जा दिया, उन्हें एक शेड्यूल में हिस्सा दिया। शेड्यूल यानी कि एक सूची बनाई गई संविधान में, उस सूची में उन कास्ट के नाम लिखे गए थे, और जिन भी कास्ट के नाम उसमें होते थे उन्हें शेड्यूल कास्ट कहते थे, क्योंकि इनके नाम भारत सरकार ने एक सूची में दिए हैं और इन्हें एक दर्जा मिल गया है शेड्यूल कास्ट का। इसी तरह समय के साथ हमने देखा 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आता है तो बैकवर्ड क्लासेस की भी कैटेगरी बनाई जाती है जो शेड्यूल कास्ट से इतर है। बैकवर्ड क्लासेस में हमने अदर बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया था, और अभी हाल ही के समय में प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ने एक और क्लास इसी में जो बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी है उसमें बनाया है, वो है EWS का, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम से भी एक कैटेगरी होती है। कुछ जनजातियां हैं, आदिवासी ग्रुप हैं, जिन्हें एक
प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अपने जीवन को जीने के लिए, उन्हें अपने जो नॉर्म्स हैं उनको पालन करने के लिए संविधान पूरी स्वतंत्रता देता है, इसलिए उन्हें एक खास कैटेगरी में डाला जाता है जिसे कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक सूची बनाई गई है जिसमें उन जनजातियों के नाम लिखे गए हैं और इस आधार पर उन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लास के दर्जे मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जिन्हें रिलीजियस माइनॉरिटीज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो जो भारत का संविधान है वो इस बात की पुष्टि करता है कि जो कुछ भी सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी होंगे जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को बनाए रखें, यानी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कमी या भेदभाव का अनुभव ना करना पड़े आने वाले स्वतंत्र भारत में, उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात लिखी गई है। और इसका जो अगला चरण था, यानी कि इन सेफ्टी मेजर्स का सीधा सीधा जो संबंध बैठता है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत, इसे कहते हैं आरक्षण। तो हमने कुछ खास तबकों को जिनकी सामाजिक स्थिति या जिनका ऐतिहासिक रूप से शोषण किया गया था, उनकी स्थिति कमज़ोर थी बाकी लोगों के तबके में, तो हमने उन्हें मौका दिया, उन्हें बाकी लोगों से अलग एक अलग प्रोविजन उनके लिए बनाए जिसके तहत उन्हें कुछ नौकरियों में, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए हमने आरक्षण दिया, उनके लिए सीट रिजर्व रखी ताकि समय के साथ इनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, ये भी मुख्य धारा में आए और एक तरह की इक्वालिटी स्टैब्लिश हो। इस तरह की इक्वालिटी को बनाने के लिए हमने इनइक्वालिटी का सहारा लिया। कैसे लिया? वो ऐसे कि उन तबकों को जिन्हें माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं, उन्हें हमने एक समान नहीं माना अन्य भारतीय नागरिकों से, बल्कि कुछ अलग कैटेगरी उनकी समझी और उन्हें कुछ खास रियायतें दी, कुछ खास रिजर्वेशंस दिए। इसलिए हमने उन्हें इनइक्वल या अनइक्वल किया बाकी रेस्ट ऑफ द सिटीजन से, मगर ये इनइक्वालिटी एक ज़रूरी डिस्क्रिमिनेशन था जो करना था, ये भेदभाव करना ज़रूरी है और ये सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसे हम जो रिजर्वेशन है उसको पॉलिटी के टर्म में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हर व्यक्ति को समान लाने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना पड़ता है, उसके लिए उन्हें उठाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति निचले तबके पर है और कोई व्यक्ति उच्च तबके पर है तो दोनों को बराबर इक्वल लाने के लिए निचले तबके के व्यक्ति को उच्च तबके के व्यक्ति तक उठाना पड़ेगा और इसकी कोशिश संविधान करता है। इसे ही रिजर्वेशन कहेंगे, इसे ही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे और इसी तरह के कार्य भारत की सरकार समय समय पर अलग अलग तरीके से करती है। तो ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखी गई थी और ये पूरा खाका तैयार करती हैं भारत के संविधान का। और इन आधारों पर अब प्रोविजंस बनेंगे जो डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सारी बातों को हम सुनिश्चित करें अपने संविधान में। Boogeyman GameX saying hello sir and lots of hearts, so thank you Boogeyman GameX। इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुआ, उसमें किन बातों को सुनिश्चित किया गया था। आखिर में हम ये देखते हैं कि therefore the objective resolution is the reference to those wishes and emotions for which Indians are struggling throughout the British period। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन सभी बातों को, उन सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं को दर्शाता है जो हमें चाहिए थी, जो हमें नहीं मिल रही थी, कब? ब्रिटिश पीरियड में, और जिसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और आखिरकार जब हम आज़ाद हुए तो हमने ये सुनिश्चित किया कि जिन बातों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे उन्हें अब हम लागू करेंगे। सो दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द रेफरेंस टू दोज विशेस एंड इमोशंस and this resolution becomes the base for the preamble of the constitution as well, and it provide a concrete structure to the philosophy of the constitution। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब संविधान निर्माण हो जाएगा तो उसका जो फर्स्ट पेज हम पढ़ते हैं उसमें हमको उद्देशिका मिलती है, प्रस्तावना मिलती है संविधान की, जो ये बात बताती है कि ये संविधान किस बारे में लिखा गया है। और जो प्रस्तावना है यानी कि जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टली रेफर करती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को।
ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसलिए पास किया गया है कि जब संविधान बनेगा तो उसमें किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, और जब संविधान बन जाता है तो हम उसे लिखित रूप से बोल देते हैं कि हमने इन बातों का ख्याल रखा और इस आधार पर संविधान बना है, ये संविधान हम अडॉप्ट करते हैं। और ये बात संविधान बनने के बाद जब लिखी गई तो उसे प्रियम्बल कहा गया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसे प्रियम्बल का बेस बनता है ये आप समझ गए हैं। और जो प्रियम्बल है या जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बताते हैं कि संविधान का की फिलॉसफी क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आज हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को विस्तार से समझा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इससे आगे अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह से कार्य किया गया, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसी थी, किस तरह से कमिटीज बनाई गई, और ये सब बातें अब हम कल की या मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। Till then, all the best for your preparations. And if you like the video, please do share and subscribe the YouTube channel. Thank you and bye-bye.